हाल-चाल? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे, घर पे होंगे, पढ़ाई-वढ़ाई कर रहे होंगे, क्लासेस तो बंद ही चल रही थी। हालाँकि इस बीच में मैंने आपको जो है, ठीक है, पाषाण काल के तीनों फेज़ को, ठीक है, अलग-अलग वीडियो में आपने दी थी, 3 वीडियो इसकी पड़ चुकी हैं पाषाण काल की, वहाँ तक आपने पढ़ लिया था। यानी पहले हम लोगों ने पूरा पाषाण की तीनों अवस्थाएँ, फिर जो है मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसी पाषाण काल की अगली अवस्था जिसमें एक धातु भी आ जाएगा, हम बात करें किसकी? तांबा की। ठीक है? धातु के आ जाने से होगा क्या? धातु के आ जाने से आमूल-चूल परिवर्तन है। कैसे आ जाएगा? अब तक जैसे मान लीजिए ना पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, अब धातु के औजार का जब प्रयोग करेंगे और उससे अन्य मिश्र धातु भी बनाएँगे, तब जो है व्यापक स्तर पर खेती बढ़ जाएगी, शिकार बढ़ जाएगा, पशुपालन बढ़ जाएगा, यानी बहुत सारी चीज़ों में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। इस ताम्र पाषाण यानी चैल्कोलिथिक एज की जब बात करते हैं। चैल्कोलिथिक एज को हम वैसे 3000 बीसी से 1000 बीसी तक मानते हैं। वैसे दुनिया में अगर कहा जाए विश्व में सबसे पहला धातु कौन खोजा गया, तब तांबा कहते हैं। और सबसे पहले कहाँ खोजा गया, तो विश्व में तांबे का प्रयोग सबसे पहले दक्षिणी इराक स्थित सुमेर नगर के लोगों ने प्रयोग किया, लगभग आज से 4500 ईसा पूर्व में। और भारत की जब बात करते हैं, तो भारत में तांबे का प्रयोग हुआ आज से लगभग 3000 बीसी में। इसका क्या हुआ था प्रयोग, किसका हुआ कि तांबे का प्रयोग भारत में कब से शुरू हुआ है, तो 3000 बीसी से इसका क्या हुआ प्रयोग होना शुरू हुआ। ठीक है, तांबा का काल तो प्रारंभ हो गया, लेकिन ये नहीं रहा कि तांबा शुरू हो गया तो हम पत्थर और ठीक है हड्डियों का औजार बनाना छोड़ देंगे। यानी कि कह सकते हैं कि इस काल में भारत में जो है ताम्र पाषाण इसलिए कह रहे हैं कि ताम्र के औजार तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन पाषाण और अस्थि के भी औजार बनना अभी भी जारी रहेंगे। ठीक है, यानी कि तांबे के साथ साथ पत्थर और अस्थियों के साथ साथ तांबे से भी अब औजार बनना क्या हो गए, प्रारंभ हो गए। इसीलिए हम इसे ताम्र पाषाण कालीन अवस्था के नाम से जानते हैं। इस अवस्था की अगर विशेषता की बात किया जाए, इस अवस्था की विशेषता की क्या बात रही, यानी कि इस काल की विशेषता की जब बात करते हैं, तो विशेषता में क्या आ जाए? ठीक है, विशेषता की जब बात किया जाए तो विशेषता में क्या आ जाएगा, इससे अंदाजा लगाए कि क्या क्या और बेहतर हुआ। तो कृषि और बेहतर हो गया, यानी मानव कृषि कर रहा है। और क्या कर रहा है, तो मानव पशुपालन कर रहा है। ठीक है, मानव कृषि कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, शिकार कर रहा है, आखेट कर रहा है। ठीक, और इसके साथ साथ अस्थाई ग्रामीण जीवन व्यतीत करने लगा। अस्थाई से अब कैसा हो चुके हैं, अस्थाई ग्रामीण जीवन बिताना मानव ने क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। ठीक है, ठीक, और तरह तरह के मृदभांड भी, यानी कि रंगीन मृदभांड। ठीक है, ये इस काल की प्रमुख क्या रही है विशेषता, कौन से काल की, ताम्र पाषाण काल की। ताम्र पाषाण काल की सामान्यतः मृदभांड लाल रंग के होते थे, जिनपे काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। यानी लाल रंग के मृदभांड होते थे जिनपे काले रंग से क्या करते थे, हम चित्रकारी किया करते थे। ये प्रमुख विशेषता थी इस ताम्र पाषाण काल की। रही बात कि ताम्र संचय का भारत में जो है ताम्र संचय का अगर भारत की बात किया जाए, भारत में ताम्र, ये पूछा गया सवाल है, भारत में ताम्र संचय का पहला साक्ष्य कहां से मिला, पहला साक्ष्य कहां से मिला, तो हम बताते हैं कहां से, कि बिठूर से। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में पड़ने वाला क्षेत्र कौन सा, बिठूर, जहां पर 1822 में खोजा गया कि सबसे पहले तांबे का साक्ष्य भारत में कहां से मिला, तो बिठूर में। वैसे सर्वाधिक साक्ष्य अगर तांबे की अगर बात किया जाए, तो सर्वाधिक साक्ष्य जिस प्रदेश से मिला जिसमें आप रहते हैं, यानी कौन से प्रदेश की बात कर लिया जाए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले। लेकिन एक और सवाल आता है कि तांबा संचय का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, यानी कि अगला पॉइंट क्या हो जाता है कि ताम्र संचय का सबसे ताम्र संचय का सबसे बड़ा स्थल कौन सा रहा, तो मध्य प्रदेश का गुंगेरिया। याद रखिएगा, याद रखने वाला सवाल है। मध्य प्रदेश का गुंगेरिया वो स्थल है जहां तांबे का सबसे ज्यादा भंडार कहां से मिला हमें, तांबा का, तो कहां से मिला, तो गुंगेरिया नामक स्थान से मिला, जो कि कहां पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पर, मध्य प्रदेश में पड़ता है।
तो इस प्रकार ताम्र पाषाण काल की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। सवाल है कि भारत में कौन-कौन से स्थलों से ताम्र पाषाण की बस्तियों के हमें साक्ष्य मिलते हैं? तो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है? यानी कि अगर बात करते हैं जरा अगले पेज पे देखते हैं। भारत में इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखिएगा। इस बात को याद रखिए जैसा मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वैसी तरह से आप भी लिखिएगा। भारत में ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां, कालीन बस्तियां हमें कहां-कहां से मिली? तो इसके 3 प्रमुख क्षेत्र रहे। 3 प्रमुख क्षेत्रों की बात किया जाए तो एक क्षेत्र रहा दक्षिण पूर्व राजस्थान। कौन सा? दक्षिण पूर्व राजस्थान। एक क्षेत्र कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्व राजस्थान हो गया। ठीक है, एक क्षेत्र दक्षिण पूर्व राजस्थान हो जाए। दूसरा कौन सा है? पश्चिमी मध्य प्रदेश हो जाए। दूसरा कौन सा हो गया? पश्चिमी मध्य प्रदेश हो जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश हो जाए। देखिए याद रखिए, यह जो आप पढ़ रहे हैं ये सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के साथ साथ प्रारंभिक स्तर की सिविल सेवाओं परीक्षा में भी समान रूप से उपयोगी है। इतना कुछ हम आपको बता दे रहे हैं इस क्लासेस में। ठीक है, तथा इसके अतिरिक्त तीसरा जो क्षेत्र था वो कौन सा? पश्चिमी महाराष्ट्र। तो पूछे भारत में ताम्रपाषाण, ठीक है, कालीन बस्तियां कौन से क्षेत्रों से मिली हैं? तो ये 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो जाएं? तो एक क्षेत्र कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्व राजस्थान हो गया, एक पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया और एक पश्चिमी महाराष्ट्र हो गया। इन स्थलों से हमें ताम्रपाषाण कालीन क्या मिली हैं? बस्तियां मिली हैं। अब इन्हीं बस्तियों की जरा बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं किसका? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व राजस्थान की बस्तियों की। दक्षिण पूर्व राजस्थान की बस्तियों की अगर बात कर लिया जाए, दक्षिण पूर्व राजस्थान सबसे पहले किसकी बात करते हैं? दक्षिण पूर्व राजस्थान। तो दक्षिण पूर्व राजस्थान की अगर स्थलों की बात करें तो अहाड़, कौन कौन से स्थल हो जाए? एक हो जाए अहाड़, गिलुंद, बालाथल और गणेश्वर। बालाथल और गणेश्वर, ठीक है, और भी प्रमुख रहे होंगे लेकिन ये कुछ प्रमुख क्षेत्र रहे जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान से हमें ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के रूप में जिनके क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा रहा? अहाड़ रहा। इसीलिए इसे हम अहाड़ संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है। याद रखिए एक शब्द चीज क्या? अहाड़ संस्कृति, जिसका समय 2800 बीसी से 1500 बीसी तक, 2800 बीसी से 1500 बीसी तक का समय हम किसमें लेकर चलते हैं? आहार संस्कृति में। ये व्यापक है, आगे इसका छोटा रूप ये भी देख लेंगे। आहार संस्कृति की बात किया जाए, ठीक है, इसी आहार, चूंकि आहार जो क्षेत्र था ये बनास नदी, बनास जो कि एक सहायक है चंबल की, चंबल जो कि सहायक है यमुना की, इसीलिए आहार संस्कृति का एक और नाम भी क्या हो जाता है? इसे हम बनास संस्कृति भी कह लेते हैं। इसे जो है हम और क्या कह लेते हैं? बनास संस्कृति भी कहा जाता है। कौन सी संस्कृति को? आहार संस्कृति की जब बात करते हैं, ठीक है। इसका ही प्राचीन नाम ताम्रवती, आहार को ही धूलकोट या ताम्रवती भी कहा गया है। इसको भी याद रखिएगा, आहार को और क्या कहा गया है? ताम्र, ठीक है, ताम्रवती और धूलकोट भी किसे कहा गया? आहार को क्या गया। और यहाँ जो गिलुंद है, ये गिलुंद से ही, यानी कि एक सवाल पूछेगा सबसे पहली, ठीक है, पकी ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले? तो गिलुंद से मिले हैं क्या? पकी ईंटों के साक्ष्य सबसे पहले कौन से स्थल से मिले? गिलुंद से मिले, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, वहीं पर दूसरा स्थल एक और कौन सा है? बालाथल। इसका सवाल पूछेगा आपसे कि सबसे पहले परकोटा, परकोटा का मतलब क्या होता है? चहार दीवारी, चहार दीवारी का साक्ष्य कहां से मिला? तो सबसे पहले चहार दीवारी का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो आहार संस्कृति के बालाथल से मिलता है। कहां से? बालाथल से मिलता है। तो दक्षिण पूर्व राजस्थान के ये कुछ प्रमुख क्षेत्र रहे जहां से बस्तियां मिली और इनकी प्रमुख विशेषता, इसे कौन सी संस्कृति के रूप में जान रहे हैं? तो आहार संस्कृति। क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति कहा, आहार भी बोल सकते हैं, आहार संस्कृति कहा जाता है। चलिए अगला क्षेत्र देखते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश। अगला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन से वो स्थल हैं
ठीक है, जहां से हमें ताम्र पाषाण काल के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। किस क्षेत्र की बात करते हैं? पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों में क्या आ जाए, तो ठीक है, यहाँ की अगर जब बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में, तो मालवा है, मालवा है, कायथा है, एरड़ है। ठीक है, मालवा है, कायथा है, एरड़ है, नगदा है तथा नौदा टोली भी है। नागदा है, वह नवदा टोली जो है, वह नवदा टोली हो जाए। ये वो प्रमुख स्थल हैं जो कौन से, ठीक है, तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो कहां से मिले, पश्चिमी मध्य प्रदेश से मिले। अब चूंकि इसमें सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा रहा, मालवा रहा, इसीलिए इसको मालवा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसे और क्या कहा जाता है, मालवा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे उसे आहार संस्कृति कह रहे थे, वैसे इसको क्या कहते हैं, मालवा संस्कृति, जो कि 1900 बीसी से 1400 बीसी, 1900 बीसी से 1400 बीसी तक का समय कौन सी संस्कृति से जुड़ा है, तो मालवा संस्कृति से क्या होता है, जुड़ता है। मालवा से पहले इस जगह का सबसे प्रमुख स्थल कायथा था, इसलिए जो है इसको कायथा संस्कृति भी कभी कभार कह लिया जाता है। यानी एक और नाम क्या दिखता है हमको, कायथा संस्कृति। क्या दिखता है, कायथा संस्कृति के भी, ठीक है, नाम से जाना जाता है। कौन सा, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। ठीक है, मालवा संस्कृति के लोगों द्वारा ही सबसे पहले वृषभ पूजा, मातृ देवी की पूजा के हमें क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, यानी कि कह सकते हैं कि इस संस्कृति की एक विशेषता क्या रही, वृषभ देव की पूजा, वृषभ पूजा यानी बैल की पूजा, और मातृ देवी की पूजा। ये कैसे पता चला, तो कुछ मृदभांड मिले जिनमें, ठीक है, ऐसे चित्र बने थे जो बैल की पूजा और मातृ देवी की पूजा को क्या कर रहे थे, दिखा रहे थे। ठीक, वही नौदा टोली जो जगह है, तो सबसे ज्यादा फसल उगाए जाने का साक्ष्य, ठीक, पूछेगा सर्वाधिक फसल उगाए जाने का साक्ष्य, सर्वाधिक फसल उगाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में, तो आप मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल बताओगे, नवदा टोली बताओगे। क्या बताएंगे आप, नवदा टोली बताएंगे। तो कह सकते हैं कि ये सारी चीजें इन चीजों से, यानी कि ताम्रपाषाण से जुड़ी, कायथा को ही बरामिहिर का जन्म स्थान भी माना जाता है। तो ये आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया। तीसरा क्षेत्र देखते हैं कौन सा, तो तीसरा क्षेत्र कौन सा था, तो तीसरा क्षेत्र था पश्चिमी महाराष्ट्र। कौन सा क्षेत्र में आ जाया जाए, पश्चिमी महाराष्ट्र में आ जाते हैं। कि पश्चिमी महाराष्ट्र में कौन से स्थल रहे जो कि किसके रूप में, ताम्रपाषाण के रूप में क्या किए जाने जाते हैं, जिनमें जोरवे, सालवदा, नेवासा। ठीक है, जिसमें कौन कौन से स्थल आ जाए, जोरवे आ जाए, सालवदा आ जाए, सालवदा हो जाए, नेवासा हो जाए, और दो प्रमुख स्थल तो आप जानते ही हैं, एक दायमाबाद हो जाए, दायमाबाद हो गया, और एक जो है, ठीक है, इनाम गांव हो गया। ठीक है, ये वो प्रमुख स्थल हैं, ठीक है, ये वो प्रमुख स्थल हैं जो कौन सी, पश्चिमी महाराष्ट्र से जुड़े हैं। और इसमें सबसे पहले जोरवे का नाम आता है, तो इसको हम कौन सी संस्कृति के रूप में जानते हैं, जोरवे संस्कृति के रूप में जानते हैं। जोरवे संस्कृति, इसे क्या कहा जाता है, जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जो कि 1500 बीसी से 900 बीसी तक का समय, कब से, 1500 बीसी से 900 बीसी का संबंध किससे है, तो जोरवे संस्कृति से है। किससे हो जाए, जोरवे संस्कृति से हो जाए। ठीक है, इसी जोरवी संस्कृति के लोग जो है शवों को अपने घरों के अंदर फर्श के नीचे दफनाते थे। और यही का दो स्थल है, ठीक है, इनाम गांव और कौन सा, दायमाबाद। तो पूछेगा ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले नगरीकरण का साक्ष्य, सबसे पहले नगरीकरण का साक्ष्य कहां से मिला, तो सबसे पहले नगरीकरण का साक्ष्य कहां से, तो दायमाबाद और इनाम गांव, जो कि कहां पड़ते हैं, महाराष्ट्र में पड़ते हैं।
ठीक है? और यही दायमाबाद जब देख रहे हैं कि किस तरह से नगरीकरण है, तो हड़प्पा किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। तो इसीलिए दायमाबाद को हम क्या कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी सीमा, किसकी दक्षिणी सीमा? हड़प्पा सभ्यता की। यानी नगरीकरण शुरू हुआ और अगली सभ्यता अब ताम्रपाषाण नहीं, कांस्य युगीन, तांबे में टिन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा। और कांस्य युगीन सभ्यता का क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हमारा किससे जुड़ा रहा? ताम्रपाषाण काल से। छोटे से सेशन में आपने ताम्रपाषाण काल से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जाना, किस प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन आया, तांबे की खोज ने नई धातुओं के आविष्कारों को जन्म दिया और इस तरह नई धातुएं आएंगी। और अगला काल जो हड़प्पा सभ्यता होगा वो हम किस रूप में जानते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में। और आगे चल के 1000 बीसी में उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से जब, ठीक है, लोहे की खोज हो जाएगी तो वहां से लौह युगीन सभ्यता की क्या हो जाएगी? प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सारा कुछ किससे जुड़ा रहा? तो ताम्र पाषाण काल की सभ्यता के बारे में। तो इस सेशन में बस इतना ही। इसको हूबहू अपनी कॉपी में जहां तक आपने ऑफलाइन में लिखा था, उसके बाद ये चौथा वीडियो है, इसको आप बारी बारी से अपनी कॉपी में आप क्या करते जाइएगा? लिखते जाइएगा। क्रम से चलेंगे, चीजें अपने आप और बेहतर होती चलेंगी। इस सेशन में बस इतना ही। जल्द ही, ठीक है, जो अब तक पढ़ा है उसका एक ऑब्जेक्टिव सेट लेकर आएंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व किया जाएगा जाकि जो पढ़ा गया है उससे जुड़े हुए सारे सवालों को किया जा सके। तो इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नए सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।